नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। चलिए आज नज़र डालते हैं हाल के कुछ ज़रूरी अपडेट्स पर। हमारे पास कुछ सरकारी विधेयकों, आर्थिक नियमों और हाँ, एक दिलचस्प पुरातात्विक खोज से जुड़ी जानकारी भी है। जी बिल्कुल। हम बात करेंगे खान और खनिज संशोधन विधेयक 2025 की, फिर नए खेल कानूनों पर भी, और हाँ, डिजिटल बाजार में सीसीआई यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की क्या भूमिका है। और वो एनसीआर में आवारा कुत्तों वाला मामला भी है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं। हाँ, वो भी। तो कोशिश यही रहेगी कि इन सब में से जो अहम बातें हैं वो निकालें, समझें कि ये बदलाव क्यों हो रहे हैं और इनका मतलब क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025। लगता है सरकार का फोकस भारत के खनिज क्षेत्र को खासकर जरूरी खनिजों के लिए मजबूत करने पर है। आजकल वैसे भी इन जरूरी खनिजों की बात बहुत चल रही है। हाँ, चल तो रही है और ये जरूरी भी है। मतलब वैश्विक सप्लाई चेन और हमारी तकनीकी जरूरतों को देखते हुए इसमें एक बड़ा बदलाव है। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट NMET जिसे कहते थे, उसका नाम अच्छा, क्या बदल रहा है? नाम बदलकर अब राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण और विकास ट्रस्ट यानी NMEDT कर रहे हैं। नाम में विकास जोड़ा है। तो सिर्फ नाम बदला है या काम भी? काम भी। इससे इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। मतलब अब सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में और समुद्र के नीचे भी खनिजों की खोज होगी। खासकर जरूरी खनिजों पर फोकस रहेगा। अच्छा। और इसी वजह से जो खनन पट्टा धारक है उनसे जो योगदान लिया जाता था वो रॉयल्टी के 2% से बढ़ाकर 3% किया जा रहा है। अच्छा, 1% ज्यादा। और एक मिनरल एक्सचेंज की भी बात सुनी थी मैंने। ये क्या चीज है? क्या ये कुछ स्टॉक एक्सचेंज जैसा होगा खनिजों के लिए? हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं आप। ये खनिजों और उनसे बनी चीजों के व्यापार के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होगा। उम्मीद तो यही है कि इससे कीमतों में पारदर्शिता आएगी, मतलब एक खुला बाजार बनेगा। ठीक है। इसके साथ ही मान लीजिए किसी मौजूदा पट्टे वाली जगह पर कोई नया जरूरी खनिज मिल जाता है तो उसे उस पट्टे में शामिल करना अब आसान होगा। अच्छा। और एक और चीज, जो कैप्टिव खाने होते हैं, मतलब जो कंपनियां सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए रखती हैं, उनसे अगर वो खनिज बेचना चाहे तो पहले 50% की सीमा थी, वो हटा दी गई है। अच्छा, तो अब वो ज्यादा बेच पाएंगी। ठीक है। अब जरा खेल जगत की तरफ देखें। वहां भी दो बिल आए हैं, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक। इनसे क्या खेल प्रशासन सुधरेगा? देखिए, कोशिश तो यही लग रही है। जो खेल शासन विधेयक है उसका लक्ष्य है अलग अलग खेल संघों को रेगुलेट करना, मतलब उन पे नियम लागू करना, और राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, पैरालंपिक समिति जैसे निकाय बनाना। और झगड़ों के लिए? हाँ, विवादों के निपटारे के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण, मतलब एक ट्रिब्यूनल भी बनेगा। और दूसरा बिल डोपिंग वाला? वो जो डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक है वो हमारी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के नियमों के हिसाब से ज्यादा ऑपरेशनल आजादी देता है। मतलब वो स्वतंत्र रूप से काम कर पाएगी। ठीक है। तो ये तो हुई नियमों की बात खनिजों और खेल के लिए। अब अर्थव्यवस्था पर आते हैं, खासकर ये जो डिजिटल दुनिया है। वित्त संबंधी स्थायी समिति की एक रिपोर्ट आई है सीसीआई की भूमिका पर। हाँ, वो रिपोर्ट जरूरी है। उसका सार ये है कि हमारा जो मौजूदा प्रतिस्पर्धा कानून है 2002 वाला, वो डिजिटल बाजार की जो नई चुनौतियां हैं ना, उनसे निपटने में पूरी तरह शायद सक्षम नहीं है। जैसे क्या चुनौतियां? जैसे कि बड़ी डिजिटल कंपनियां कई बार अपने ही प्रोडक्ट्स को ज्यादा फायदा पहुंचाती हैं या फिर कीमतें इतनी गिरा देती हैं कि छोटे प्लेयर टिकी नहीं पाते। ऐसी चीजें। हालांकि 2023 में कानून में कुछ बदलाव हुए थे, जैसे वो डील वैल्यू थ्रेशोल्ड वाला नियम आया था, लेकिन फिर भी रिपोर्ट कहती है कि चिंताएं बाकी हैं। क्या चिंताएं? एक तो यही प्रतिस्पर्धा विरोधी तरीके, और दूसरी दिक्कत खुद सीसीआई की है, जैसे स्टाफ की कमी है, तकनीकी समझ की भी शायद उतनी गहराई नहीं है जितनी डिजिटल मार्केट के लिए चाहिए। तो सिफारिशें क्या है, खासकर वो 2000 करोड़ वाले डील वैल्यू थ्रेशोल्ड का छोटे उद्योगों MSMEs पर क्या असर हो सकता है? सिफारिशों में यही कहा गया है कि मुकदमों में देरी कम की जाए और हाँ, MSMEs का ध्यान रखा जाए। चिंता यही है कि अगर कोई सौदा 2000 करोड़ से कम का है तो हो सकता है सीसीआई उस पर नजर ही ना डाले। तो इससे बड़ी कंपनियां शायद आसानी से छोटी उभरती हुई कंपनियों को खरीद लें बिना किसी जांच के। रिपोर्ट ये भी कहती है कि AI जैसे जो नए क्षेत्र हैं उनमें सीसीआई को और मार्केट स्टडी करनी चाहिए। समझ गया।
अच्छा, इसी आर्थिक माहौल से जुड़ी एक और खबर है आरबीआई की तरफ से। स्पेशल वॉस्ट्रो रुपया अकाउंट्स SVRA खोलने की प्रक्रिया आसान कर दी है। ये क्या है? हाँ, ये भी अहम है। देखिए, वोस्ट्रो अकाउंट का सीधा मतलब है आपका खाता हमारे पास। जब कोई विदेशी बैंक भारत के किसी बैंक में भारतीय रुपए में खाता रखता है, उसे वोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। अच्छा। तो आरबीआई ने इसे खोलना आसान बना दिया है। इससे होगा ये कि रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना, उसका निपटान करना तेज हो जाएगा, और ये भारतीय रुपए को वैश्विक बनाने की दिशा में कदम है। तो इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये कि विदेशी मुद्रा भंडार पर हमारी निर्भरता कुछ कम हो सकती है। मतलब अपनी मुद्रा में व्यापार करेंगे तो डॉलर वगैरह पर निर्भरता घटेगी, है ना? हाँ। आर्थिक स्वायत्तता बढ़ेगी। ठीक है, समझा। अर्थव्यवस्था से हटकर अब एक सामाजिक मुद्दे पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या पर ध्यान दिया है। हाँ, और ये वाकई एक गंभीर मसला है। आपको अंदाजा है 2019 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में करीब 1.5 करोड़ आवारा कुत्ते थे। 1.5 करोड़? हाँ, और ये रेबीज फैलने का एक बड़ा कारण है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर प्रशासन को कुछ निर्देश दिए हैं, जैसे कुत्तों को तुरंत पकड़ने के लिए खास टीमें बनाई जाएं, उनके लिए शेल्टर होम हो, हेल्पलाइन नंबर हो, और सबसे जरूरी उनका टीकाकरण हो। ये संतुलन बनाना मुश्किल होगा पशु कल्याण और लोगों की सुरक्षा के बीच। बिल्कुल। एक तरफ संविधान का अनुच्छेद 51AG है जो जीवों पर दया की बात करता है, दूसरी तरफ अनुच्छेद 21 है जो जीवन और सुरक्षा का अधिकार देता है। तो संतुलन साधना ही चुनौती है। सही है। और आखिर में एक बड़ी हैरान करने वाली खोज। वैज्ञानिकों को इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर बहुत पुरानी कलाकृतियां मिली हैं। कहा जा रहा है कि ये वॉलेशियन होमिनिड्स की हो सकती हैं। हाँ, और ये खोज इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले ये माना जाता था कि होमो इरेक्टस जैसे जो हमारे प्रागैतिहासिक पूर्वज थे, वो शायद लंबी समुद्री यात्राएं करने में सक्षम नहीं थे। लेकिन सुलावेसी तो एक द्वीप है। बिल्कुल। सुलावेसी और उसके आसपास के द्वीप वॉलेशिया नाम के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए समुद्र पार करना ही पड़ता। तो अगर ये कलाकृतियां वाकई उन्हीं की हैं और उतनी ही पुरानी है जितना अंदाजा लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब वो समुद्र पार कर सकते थे। हाँ, यही बात है। अगर ये साबित हो जाता है तो ये मानव प्रवास और उनकी क्षमताओं के बारे में हमारी अब तक की समझ को पूरी तरह बदल सकता है। बहुत बड़ी बात होगी ये। वाकई दिलचस्प। तो आज हमने कई अलग अलग मोर्चों पर हो रहे बदलावों को छुआ। खनिजों और खेलों के नए नियमों से लेकर डिजिटल अर्थव्यवस्था की चुनौतियों तक, फिर सामाजिक मुद्दों पर अदालती दखल और मानव इतिहास की इन नई परतों तक भी। हाँ, ये सब दिखाता है कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ कितना कुछ चल रहा है। यहाँ सोचने वाली बात शायद ये है कि ये सब जो अलग अलग बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो खनिज सुरक्षा हो या खेल प्रशासन को सुधारने की कोशिश या आर्थिक नियमों का बदलना या फिर समाज में संतुलन बनाना, ये सब मिलकर भारत के आने वाले कल को, उसके भविष्य को किस तरह से आकार दे रहे हैं। ये वाकई एक विचार करने लायक सवाल है। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।